तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे DFCCIL के बारे में, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर एग्ज़ाम हुआ था एग्जीक्यूटिव सिविल 2018 के अंदर। तो उसका सिविल इंजीनियरिंग का जो सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है उसके टोटल कितना क्वेश्चन आया था उसका इन डेप्थ हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। और ऐसे ही करके पार्ट वाइज सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल के अंदर आप लोगों को DFCCIL का प्रीवियस ईयर का टोटल एनालिसिस मिल जाएगा। तो ज़रूर से ये चैनल को आप लोग विजिट कीजिए। तो बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है आप लोगों का DFCCIL रिगार्डिंग एग्ज़ाम के चलते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डीमेरिट्स ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट। तो ट्राइएक्सियल टेस्ट का डीमेरिट्स कौन सा है, क्वेश्चन का फर्स्ट दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन द स्पेसिमेन इज फ्री टू फॉल इन वीकर प्लेन, मतलब कि जो स्पेसिमेन जो मटेरियल्स होगा जो मोल्ड होगा वो फ्री फॉल करेगा वीकर प्लेन के ऊपर, गलत। सेकेंड बोला है द पुअर प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक चेंज इट कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्टली, ये भी नहीं हो सकता है। द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेल्योर प्लेन इज यूनिफॉर्मल, ये भी नहीं होता है। फोर्थ क्या हुआ है, द कंसोलिडेशन ऑफ ए स्पेसिमेन इज आइसोट्रोपिक इन द टेस्ट मस्ट एनाइसोट्रोपिक इन द फील्ड, ये हो सकता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं ट्राइएक्सियल टेस्ट के बारे में, और जो भी हम डिस्कस करेंगे उसका PDF लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक के मिल जाएगा। तो हर एक क्वेश्चन का टोटल इन डेप्थ सॉल्यूशन दिया हुआ है हैंड रिटन नोट के साथ, आप लोग चाहे तो उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देते हैं। देखिए, डायरेक्ट जो ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है, ट्राइएक्सियल टेस्ट क्या होता है, कंसोलिडेशन, यहाँ पर बोला है कंसोलिडेशन ऑफ ए स्पेसिमेन इन आइसोट्रोपिक इन द टेस्ट बट एनाइसोट्रोपिक इन द फील्ड। इसका मीनिंग क्या है, पहले हम जानते हैं ट्राइएक्सियल टेस्ट के बारे में। तो ट्राइएक्सियल टेस्ट इज सुइटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, कोई भी सॉइल के लिए ट्राइएक्सियल टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। पुअर वाटर प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक चेंज कैन बी मेजर्ड इन अनड्रेन्ड कंडीशन। अनड्रेन्ड कंडीशन मतलब कि यहाँ पर जो ट्राइएक्सियल टेस्ट होता है तीन को फेज में किया जाता है। एक होता है यूयू टेस्ट, एक होता है कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट, यूयू टेस्ट मतलब अनड्रेन अनकॉन्फाइंड टेस्ट, एक होता है कॉन्फाइंड ड्रेन टेस्ट, एक होता है अनकॉन्फाइंड ड्रेन टेस्ट। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अनड्रेन मतलब पानी को बाहर नहीं निकलना दिया जाता है। तो पुअर वाटर प्रेशर एंड वॉल्यूमेट्रिक चेंज कैन बी मेजर, मतलब पुअर वाटर प्रेशर भी मेजर किया जाता है, वॉल्यूमेट्रिक जो चेंज आता है ड्यू टू प्रेशर के लिए उसको भी मेजर किया जाता है। कब, जब पानी को वो सैंपल से बाहर नहीं आने दिया जाता है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन। इसके बाद की एडिशनल एक्सियल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड शियर स्ट्रेसेस व्हिच सॉयल मास ऑन ऑल प्लेन एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सब जगह में उसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है एक्सेप्ट जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन है वहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइएक्सियल टेस्ट के अंदर नहीं होता है। यहाँ पर दो स्ट्रेस डेवलप होता है, एक को हम लोग बोलते हैं डेविएटिव स्ट्रेस, एक को बोला जाता है कॉन्फाइनिंग स्ट्रेस। तो ये टोटल डिटेल्स हम जो बोले हैं ट्राइएक्सियल टेस्ट के बारे में, तो उसको आप लोग चाहे तो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से PDF फॉर्म में वो दिया रहेगा, आप लोग चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिमेरिट्स है ट्राइएक्सियल टेस्ट का वो क्या है, कंसोलिडेशन होगा, मतलब कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, कोई भी सैंपल के अंदर पानी पास करना एक साइड से और एक साइड में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर वॉइड। तो कंसोलिडेशन किया जा सकता है आइसोट्रोपिक कंडीशन के अंदर, जब उसके अंदर आइसोट्रोपिक मतलब एक ही टाइप का प्रॉपर्टी का पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा उस कंडीशन में, मगर फील्ड के अंदर उसको किया नहीं जा सकता क्योंकि फील्ड के अंदर एनाइसोट्रोपिक मतलब सेम टाइप का प्रॉपर्टी हम लोग को नहीं मिल सकता है, एनाइसोट्रोपिक होता है। तो उसी कारण से हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, लाइम स्टेबिलाईजेशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्टेबिलाईजेशन। तो ये हम लोग प्रॉपरली जानते ही है जो स्टेबिलाईजेशन के बारे में टोटली हम लोग कि लाइम स्टेबिलाईजेशन कब किया जाता है, क्लेई सॉइल जब रहता है तभी हम लोग लाइम स्टेबिलाईजेशन करते हैं। तो ये पढ़ने से पहले हम लोग को जानना चाहिए कि स्टेबिलाईजेशन क्या होता है।
द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ड्यूरेबिलिटी इन सॉइल इज नोन एज सॉइल स्टेबलाइजेशन। मतलब सॉइल का ऐसा एक प्रोसीड्यूर है, ऐसा एक प्रोसेस है जिसको यूज करने के बाद सॉइल का क्या होता है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हर एक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल स्टेबलाइजेशन हम लोग का बेसिकली कुछ कुछ पार्ट में किया जाता है। फर्स्ट हम लोग करते हैं मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन मतलब वहाँ पर कोई केमिकल यूज नहीं होगा। कैसे करके करेंगे, सॉइल को ग्राइंडिंग करके करेंगे, कॉम्पैक्शन करके करेंगे। तो ये सब प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। केमिकल स्टेबलाइजेशन क्या है, केमिकल स्टेबलाइजेशन मतलब वहाँ पर हम लोग केमिकल यूज कर सकते हैं, केमिकल मटेरियल जैसे कि लाइम, फ्लाई ऐश, सीमेंट एक्सेट्रा यूज करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, सॉइल के अंदर रिड्यूसिंग परमिबिलिटी। परमिबिलिटी मतलब क्या, हम बोले पानी पास करना एक सॉइल के अंदर और एक सॉइल के अंदर। तो जब पानी पास करना हम लोग को रोकना है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, केमिकल स्टेबलाइजेशन करेंगे। किसके कारण, सॉइल का जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेंस करने के कारण, और इस कारण से जो परमिबिलिटी है सॉइल का वो रिड्यूस हो सकता है। इसके साथ साथ और क्या होता है केमिकल स्टेबलाइजेशन के कारण, टू इंक्रीजिंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इंक्रीज। तो इसके कारण केमिकल जो स्टेबलाइजेशन होता है, इसके कारण सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी होता है, बियरिंग कैपेसिटी मतलब कोई भी सॉइल के अंदर कितना मैक्सिमम लोड देने का क्षमता है विदाउट शियर फेलियर होने के पहले तक, तो उसको हम लोग बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी। और क्या है, शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ हम लोग जानते ही है, एक दो प्लेन के अंदर जब हम लोग दो साइड से सॉइल को हम लोग खींचते हैं तो एक फेल्योर प्लेन जनरेट होता है, जैसे कि टेंशन का केस में। तो उसी प्लेन को हम लोग बोलते हैं शियर प्लेन। शियर मतलब होता है सॉइल का एक पोर्शन और एक पोर्शन से खिसक जाना, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोड के कारण उस होता है, तो उसको भी हम लोग रोक सकते हैं, उसको भी हम लोग इनहेंस कर सकते हैं सॉइल का। इसके बाद हम लोग लाइम स्टेबलाइजेशन देखेंगे। तो लाइम स्टेबलाइजेशन क्या है, लाइम स्टेबलाइजेशन हम लोग कहाँ यूज करते हैं, क्लेई सॉइल के अंदर। 4 to 6% नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ सॉइल अपवर्ड, जितना सॉइल है उसका 4 to 6% हम लोग ये लाइम को यूज कर सकते हैं एज ए स्टेबलाइजेशन मटेरियल हिसाब। इसके बाद की हाईली अनस्टेबल सॉइल, प्लास्टिक, सीवलिंग, क्ले सॉइल आर हाईली प्रेफर्ड। तो जो भी हाईली अनडिस्टर्ब सॉइल है, प्लास्टिक सॉइल है, सीवलिंग क्ले सॉइल है, उसके कारण हम लोग लाइम स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग जानते हैं, तो जो ब्लैक कोट ऑन सॉइल है उसके कारण हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन। तो बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन क्या है, बिटुमिन, टार, इमल्सन, ये हम लोग जानते ही है। ये यूज किया जाता है सैंडी टाइप जो सॉइल होता है इसके स्टेबलाइजेशन के कारण, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होता है। तो ये कारण से बिटुमिनस जो प्रॉपर्टी है ये बाइंड करके सॉइल रखता है। तो सैंड के अंदर क्या होता है, पोरोसिटी हम लोग को ज़्यादा मिलता है, वॉइड ज़्यादा मिलता है। तो वो वॉइड को रिड्यूस करने के लिए एक के पार्टिकल के साथ और एक पार्टिकल को ठीक से पकड़ के रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन करते हैं फॉर सैंडी सॉइल के लिए, ठीक है। तो ये टोटल हम लोग डिस्कस कर दिए। देखिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, मगर हम यहाँ पर टोटल आप लोगों को डिटेल्स सॉल्यूशन हम लोग देना चाहते हैं, इसी कारण से हम बोल रहे हैं कि डिटेल्स सॉल्यूशन आप लोगों को चाहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम देंगे, पीडीएफ लिंक रहेगा। आप लोग टोटल जो क्वेश्चन आंसर है उसको रीड आउट करके उसका सॉल्यूशन आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग का थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर बोला है द इंटेंसिटी ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा जेड ऑफ ए सॉइल जस्ट बिलो द लोड पॉइंट इज गिवन बाय डैश, where z is vertical distance between point of load and point stresses are q, the point load will be। यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, यहाँ पर जो बॉसिन्स इक्वेशन है, एक होता है हम लोग का बॉसिन्स इक्वेशन, एक होता है वेस्टरगार्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर भी एजम्पशंस आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा कि बॉसिन्स इक्वेशन का एजम्पशंस क्या है और वेस्टरगार्ड इक्वेशन का एजम्पशंस क्या है। तो बॉसिन्स इक्वेशन जो है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कोई एक वर्टिकल डिस्टेंस के अंदर हम लोग मान सकते हैं, कोई एक वर्टिकल डिस्टेंस के अंदर कितना मैक्सिमम लोड हम लोग दे सकते हैं एक डिस्टेंस के जरिए ऊपर से, उसी को मेजर किया जाता है।
डिटेल्स में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बाद में। तो इसका बॉसिंग्स का जो इक्वेशन है वो टोटल जो एलिवेशन इक्वेशन है वो है 3q डिवाइड बाई 2πz² इंटू 1/1 प्लस r/z होल स्क्वायर होल टू द पावर 5/2। यहाँ पर r होता है उसका रेडियस, z होता है डेप्थ ऑफ पोर्शन, और इसको जब सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं तो इक्वेशन आ जाता है 0.4775 इंटू क्यू बाई z²। क्यू होता है मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ लोड स्ट्रेस एंड जेड होता है वो जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है बिटवीन पॉइंट लोड एंड द पॉइंट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो ये टोटल हम लोग का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन 4। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर रैंकाइंस फार्मूला, डायरेक्ट ये फार्मूला है, रैंकाइंस फार्मूला बोला है। ठीक है, तो रैंकाइंस फार्मूला का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो होता है रो बाई टाउ इंटू 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव होल स्क्वायर। तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर और एक चीज़ देखना है आप लोगों को है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बियरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको रैंकाइंस फार्मूला के अंदर एजम्पशंस देख लेना है। क्वेश्चन हो सकता है इस बार रैंकाइंस फार्मूला का एजम्पशन से कुछ आ जाए, तो वहाँ पर से जो आप लोगों को क्वेश्चन का एजम्पशंस रहेगा उसको रैंकाइंस फार्मूला का थोड़ा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये क्या है, ये 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। तो ये कैलकुलेशन किया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसको, नहीं तो हमको बोलिएगा, हम इसको कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। इफ द कैपेसिटी राइज ऑफ सॉइल ए इज effective size is 0.02 mm where 60 centimeter, then where would be the capacity rise in the similar soil B? The effective size is 0.04 mm square। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए 30 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, इसके बाद आज का 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन बोला है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू डैश क्लासिफिकेशन सिस्टम आईएस सॉइल एस्मोथ MIT टेक्सचर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर टोटल 21 नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। आप लोग जरूर से उसको टोटल से पढ़िएगा कि कौन कौन सा कंडीशन के अंदर कौन कौन सा सॉइल को हम लोग एज्यूम करते हैं। इसके बारे में आप लोग को जरूर जानना है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। हम इन डिटेल्स उसका सॉइल क्लासिफिकेशन आप लोगों के पास दे देंगे वीडियो करके। उसके अंदर टोटल सबको सॉइल का जो प्रॉपर्टी है सब मिलेगा, कौन कौन सा कंडीशन में कौन सा सॉइल हम लोग एज्यूम करते हैं, टोटल सब कुछ मिलेगा। आप जरूर से कमेंट किए बोलिएगा कि आप लोगों को चाहिए, तो सॉइल का पूरा क्लासिफिकेशन एज पर IAS कोड के हिसाब से हम लोग इसको प्रोवाइड करा देंगे चैनल के अंदर। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन है द लिक्विड लिमिट डिटरमाइंड फ्रॉम Casagrande apparatus। The apparatus consist of simplified brass cap that is replaced dropped on हाइट। मतलब यहाँ पर बोला गया है जो भी कैसाग्रेंडे apparatus हम लोग लिक्विड लिमिट लेते हैं तो उसके अंदर जो ब्रास प्लेट रहता है उसका हाइट कितना होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कैसाग्रेंडे apparatus में 2 टूल्स यूज किया जाता है। एक को बोला जाता है ASTM टूल्स, एक को बोला जाता है ग्रूविंग टूल्स। ठीक है, एक यूज किया जाता है क्लेई सॉइल के अंदर, एक यूज किया जाता है सैंडी सॉइल के अंदर। जो ASTM टूल्स है उसको हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग का कोई क्लेई सॉइल रहता है। ठीक है, और जो हम लोग का ग्रूविंग टूल्स होता है उसको हम लोग सैंडी सॉइल के कारण हम लोग उसको यूज करते हैं, जिसका वो कटिंग एज रहता है 2 mm का। उसको 25 नंबर ऑफ ब्लोज के अंदर हम लोग का 2 mm जब एक साथ दोनों सॉइल का जो पोर्शन है ऐड कर जाता है, कौन सा वाटर कंटेंट के अंदर वो कर रहा है उसको हम लोग लेते हैं, और जनरली 25 ही होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देख लिए इसका 7 का क्वेश्चन का आंसर होगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया है देखिए, ठीक है,
यहाँ पर दिया हुआ है कि द फ्लो थ्रू सॉयल, द फ्लो ऑफ लेमिनर व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज, यहाँ पर आप लोग गलती कर देंगे, रेनॉल्ड्स नंबर देख के आप लोग जल्दी से आप लोग ले ग्रेटर देन, आप लोग जो आंसर है आप लोग का कर देंगे ये फ्लूइड का क्वेश्चन के हिसाब से, मगर ये थोड़ा अलग है, ये सॉयल का क्वेश्चन है। तो द फ्लो थ्रू सॉयल विच लेमिनर इज रेनॉल्ड्स नंबर इज ऑलवेज यूनिटी, जब यूनिटी मतलब 1 होगा तभी हम लोग फ्लो थ्रू सॉयल, जब फ्लो थ्रू सॉयल बोलेगा, इन केस ऑफ फ्लो थ्रू सॉयल द लेमिनर फ्लो व्हेयर द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन यूनिटी, एक से जब कम होगा तभी उसके अंदर लेमिनर फ्लो होगा, व्हेयर फ्लो थ्रू कंडीशन ऑफ सॉइल। ठीक, तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 9 बोला है क्या, फॉर ए सॉइल द सेंसिटिविटी वैल्यू वेरीज फ्रॉम 2 to 4 इन सच ए सॉइल दो सॉइल आर क्लासिफाइड एज, तो बोला है कि सॉइल का जो सेंसिटिविटी है वो 2 से 4 के बीच में है, तो उसके कारण से वो सॉइल को हम लोग कौन सा सॉइल बोल सकते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं सेंसिटिविटी क्या होता है, जिसको हम लोग ए सफिक्स टी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है अनकॉन्फाइंड अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल बाय अनकॉन्फाइंड रिमोल्डेड सॉइल सैंपल। ठीक है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का जो वैल्यू होता है वो 1 होगा तो हम लोग बोलेंगे इनसेंसिटिव, 2 से 4 होगा तब उसको बोलेंगे नॉर्मल, 4 से 8 होगा तो बोलेंगे सेंसिटिव, 8 से 16 होगा तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा, 16 से ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे क्विक। तो यहाँ पर 2 से 4 बोला है, नॉर्मल तो नहीं है, तो मॉडरेट आंसर हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद आज का 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन बोला है द लोड पर यूनिट एरिया ऑफ फाउंडेशन एट व्हिच शियर फेल्यूर ऑफ सॉइल ऑकर्स इज कॉल्ड एज। हम पहले ही ये क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ही आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए बियरिंग कैपेसिटी, वहां पर हम डिस्कस किए थे, तो उसको ही हम लोग बोल दिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बोल दिया क्या है कि ये एक लोड पर यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर लोड का वैल्यू होगा कोई फाउंडेशन के अंदर जो कि शियर फेल्यूर के पहले तक उसको रेजिस्ट करते हैं, उसको क्या लोड बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो क्वेश्चन का मतलब का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू टर्जेगिस बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी द फाउंडेशन, तो टर्जेगिस बियरिंग कैपेसिटी के अंदर जो फाउंडेशन फॉर सैलो फाउंडेशन के कारण क्या बोला जाता है, सैलो हम लोग फाउंडेशन 2 टाइप का होता है एज पर टर्जेगिस बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से। तो एक बोलते हैं हम लोग सैलो फाउंडेशन, एक को बोला जाता है डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन कब बोलेंगे, जब कोई फाउंडेशन का डेप्थ लेस देन और इक्वल्स टू विड्थ होगा तब उसको हम लोग सैलो फाउंडेशन बोलेंगे। इसका ही ऑपोजिट, जब कोई फाउंडेशन का डेप्थ ग्रेटर देन उसका विड्थ होगा तब उसको हम लोग बोलेंगे डीप फाउंडेशन। तो यहाँ पर सैलो फाउंडेशन बोला है तो डेप्थ लेस देन और इक्वल्स टू होगा विड्थ के हिसाब से, तो क्वेश्चन के हिसाब से मेरा क्वेश्चन नंबर 1 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट सब लोग को देखना है कि सैलो ये बोला है या डीप फाउंडेशन बोला है। नेक्स्ट क्या है, इन्हें तो इसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, इन ए मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट फॉर कॉम्पैक्टिंग सॉइल द मास ऑफ रैमर इज ऑफ डैश एंड ड्रॉप ऑफ हाइट इज। तो यहाँ पर बोला है मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट के कारण जो रैमर यूज किया जाता है उसका वेट कितना है और कितना हाइट से उसको हम लोग ड्रॉप करते हैं। तो ये जानने से पहले हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि जो 2 टाइप का हम लोग का कॉम्पैक्शन होता है, एक होता है मॉडिफाइड, बेसिकली 4 होता है मगर हम 2 ही पढ़ते हैं, एक होता है मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट, एक होता है स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट। ठीक है, इसके बाद लाइट कॉम्पैक्शन भी आता है, उसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट के अंदर हम लोग का जो नंबर ऑफ
लेयर्स है, बहुत अच्छे से आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। तो मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट के अंदर नंबर ऑफ लेयर्स होता है 5, नंबर ऑफ ब्लोज होता है 25 एंड वेट ऑफ हैमर जो होता है वो होता है 4.54, ठीक है, केजी। क्या क्या बोले, मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट के अंदर नंबर ऑफ लेयर 5, नंबर ऑफ ब्लोज इज 25 एंड वेट ऑफ हैमर इज 4.54 केजी। इसके बाद स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के अंदर हो सकता है इस बार स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट पूछ ले। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के अंदर नंबर ऑफ लेयर्स होता है 3, ब्लोज होता है सिमिलर 25 और वेट ऑफ जो हैमर होगा वो होगा 2.495। डिफरेंस है सिर्फ वेट का, जो हैमर है उसका वेट का डिफरेंस है और हाइट ऑफ फॉल का डिफरेंस है। तो जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है उसका केस में हम लोग हाइट ऑफ फॉल रखते हैं। मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट के अंदर मेरा हाइट ऑफ फॉल होता है 450 mm और स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के अंदर मेरा होता है 305 mm, 305 स्टैंडर्ड के अंदर और मॉडिफाइड के अंदर 450। तो ये सब आप लोग चीज़ नोट डाउन करके रख लीजिए। और एक चीज़ यहाँ पर से क्वेश्चन आता है जिसको बोला जाता है कॉम्पैक्टिंग एफर्ट। तो कॉम्पैक्टिंग एफर्ट के हिसाब से मेरा जो मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट है वो होता है 4.5 गुना ज़्यादा स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट के हिसाब से। मतलब कि मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन टेस्ट इक्वल्स टू 4.5 टाइम्स इंटू स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट। टोटली इसी चीज़ को आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो यही था आज का वीडियो। टोटल 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन आया था जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से, सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन से, आप लोग का DFCCL का जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था। तो आशा करते हैं ये जो वीडियो है ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा और इसमें कोई आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। और टोटल जो हम डिस्कस किए उसका PDF फॉर्म आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो उसको रीड आउट कर सकते हैं। और जो जो पॉइंट हम डिस्कस किए हैं उसको ज़रूर से आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, तो आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग RCC के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और जल्दी मिलेंगे। जितना हो सके वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।